ज्योतिष सिर्फ नक्षत्रों का अध्ययन नहीं है, वह तो है ही। वह तो हम बात करेंगे साथ ही ज्योतिष और अलग अलग आयामों से मनुष्य के भविष्य को टटोलने की चेष्टा है कि वह भविष्य कैसे पकड़ा जा सके। उसे पकड़ने के लिए अतीत को पकड़ना जरूरी है। उसे पकड़ने के लिए अतीत के जो चिन्ह आपके शरीर पर और आपके मन पर छूट गए हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। आपके शरीर पर भी चिन्ह है, आपके मन पर भी चिन्ह है। और जब से ज्योतिषी शरीर के चिन्हों पर बहुत अटक गए हैं, तब से ज्योतिष की गहराई खो गई, क्योंकि शरीर के चिन्ह बहुत ऊपरी है। आपके हाथ की रेखा तो आपके मन के बदलने से इसी वक्त भी बदल सकती है। आपकी जो आयु की रेखा है, अगर आपको भरोसा दिलवा दिया जाए हिप्नोटाइज करके कि आप 15 दिन बाद मर जाएंगे और आपको रोज बेहोश करके 15 दिन तक यह भरोसा पक्का बिठा दिया जाए कि आप 15 दिन बाद मर जाओगे, आप चाहे मरो या न मरो, आपके उम्र की रेखा 15 दिन के समय पहुंचकर टूट जाएगी। आपकी उम्र की रेखा में गैप आ जाएगा। शरीर स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मौत आती है। शरीर पर जो रेखाएं हैं, वह तो बहुत ऊपरी घटनाएं हैं। भीतर गहरे में मन है, और जिस मन को आप जानते हैं, वही गहरे में नहीं है। वह तो बहुत ऊपर है, बहुत गहरे में तो वह मन है जिसका आपको पता नहीं है। इस शरीर में भी गहरे में जो चक्र हैं, जिनको योग चक्र कहता है, वह चक्र आपकी जन्मों जन्मों की संपदा का संग्रहित रूप है। आपके चक्र पर हाथ रखकर जो जानता है, वह जान सकता है कि कितनी गति है उस चक्र की। आपके सातों चक्रों को छूकर जाना जा सकता है कि आपने कुछ अनुभव किए हैं कभी या नहीं। आपका एकाध या ज्यादा से ज्यादा 2 चक्रों के सिवाय आमतौर से तीसरा चक्र शुरू हो नहीं होता। उसने गति ही नहीं की है कभी, वह बंद ही पड़ा है। उसका कभी आपने उपयोग ही नहीं किया, तो वह आपका अतीत है। अगर एक आदमी के सातों चक्र चल रहे हैं, तो उसे कहा जा सकता है कि यह तुम्हारा अंतिम जीवन है, अगला जीवन नहीं होगा। क्योंकि 7 चक्र चल गए हों तो अगले जीवन का अब कोई उपाय नहीं है। इस जीवन में निर्वाण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। महावीर के पास कोई आता तो वे फिक्र करते इस बात की कि उस आदमी के कितने चक्र चल रहे हैं, उसके साथ कितनी मेहनत करनी उचित है, क्या हो सकेगा उसके साथ, मेहनत करने का कोई परिणाम होगा या नहीं होगा, या कब हो पाएगा, या कितने जन्म लगेंगे। भविष्य को टटोलने की चेष्टा है ज्योतिष अनेक अनेक मार्गों से। उसमें एक मार्ग जो सर्वाधिक प्रचलित हुआ, वह ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर। उसके लिए वैज्ञानिक आधार रोज रोज मिलते चले जाते हैं। इतना तय हो गया है कि जीवन प्रभावित है और जीवन अप्रभावित नहीं हो सकता है। ज्योतिष का उपयोग होश बढ़ाने के लिए करो। एक बहुत बुनियादी बात ख्याल में लेने जैसी है, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर सजेशन, हॉरोस्कोप, पामिस्ट्री, आई चिंग टेस्ट या भविष्य से संबंध रखने वाली किसी भी चीज पर काम करते हैं, तो यह पता होना चाहिए कि मूल रूप से हम व्यक्ति के अचेतन को पढ़ रहे हैं। इस सब का संबंध भविष्य से नहीं बल्कि अतीत से है, क्योंकि भविष्य अतीत से ही पैदा होता है। लोग क्योंकि मशीनों की तरह यंत्रवत जीते हैं, इसलिए उनके बाबत भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि तुम किसी व्यक्ति का अतीत जानते हो, तो जब तक वह बुद्धिहीन न हो गया हो, तुम उसका भविष्य भी बतला सकते हो, क्योंकि वह अपने अतीत को ही दोहराएगा। यदि अतीत में वह क्रोधी व्यक्ति रहा होगा, तो अपने क्रोध की प्रवृत्ति को अभी भी चलाएगा, और वह प्रवृत्ति उसके भविष्य पर प्रभाव डालेगी। साधारणतया बेहोश व्यक्ति अपने अतीत को बार बार दोहराता है, फिए के वर्तुल की तरह। वह अपने अतीत को दोहराता है क्योंकि वह और कुछ कर ही नहीं सकता। अपने जीवन में वह कुछ भी नयापन लाने में सक्षम नहीं है। इसी कारण से ये सारे विज्ञान काम कर जाते हैं।
यदि लोग थोड़े होशपूर्ण हो, सजग हो, तो ये सब ज्योतिष वगैरह काम करना बंद कर देंगे। तुम किसी बुद्ध पुरुष का हाथ देखकर या कुंडली पढ़कर उसका भविष्य नहीं बता सकते, क्योंकि वह अपने अतीत से इतना मुक्त होता है, वर्तमान में इतना शून्य होता है कि तुम कुछ पढ़ ही नहीं सकते। भविष्य के संबंध में बताते वाले ये सारे विज्ञान बुनियादी रूप से अतीत के विज्ञान हैं। लोग अपना अतीत ही दोहराते चले जाते हैं। तुम्हारे बीते हुए कल ही तुम्हारे आने वाले कल में रूपांतरित हो जाते हैं। तुम्हारा हर बीता हुआ कल तुम्हारे अचेतन में पड़ा हुआ है। अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ इतनी लय बिठा लो कि उसके साथ एक ही अनुभव करने लगो, तो तुम उसका भविष्य बता सकते हो। पूर्वीय, पश्चिमी या किसी भी प्रकार की ज्योतिष काम दे जाएगी, क्योंकि ये सब तो सिर्फ अचेतन को पढ़ने की विधियां ही हैं। जब तुम इन विधियों का इस्तेमाल किसी पर करते हो, तो सबसे बुनियादी जरूरत इस बात की है कि तुम उस व्यक्ति की ऊर्जा के साथ इतने लयबद्ध हो जाओ, इतने गहरे उतरे जाओ कि उसका अचेतन अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करने लगे। ऐसा ही जाए कि उसका अचेतन तुम्हारे अचेतन को प्रभावित करने लगे और तुम्हारे अचेतन में चीजें साफ होकर दिखने लगे, विजुअलाइजेशन होने लगे। वे विजुअलाइजेशंस अर्थपूर्ण होंगी। तुम दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हो, लेकिन यह याद रखो कि तुम भविष्य नहीं बता रहे। लोगों को यह स्पष्ट कर दो कि तुम बस उन्हें उनकी वृत्तियों से, संभावनाओं से परिचित करवा रहे हो। इन बातों का होना कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, और यह बात मैं चाहूंगा तुम अच्छे से याद रखो, अगर तुम कहते हो कि ऐसा होगा, तो तुम घटनाक्रम को वैसा होने में मदद करते हो, क्योंकि तब उस व्यक्ति को पक्का ही हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। तब तुम उस व्यक्ति की इसमें मदद करने की बजाय कि वह होशपूर्ण होकर अपने अतीत से मुक्ति पाए, उसे उसका अतीत दोहराने में और सहारा दे दोगे। तुम अगर किसी व्यक्ति को कहो तुम हत्या करने वाले हो, अब हो सकता है तुम गलत न कह रहे हो, वह तुमने बस उसकी वृत्तियों को देखा और तुम्हें यह विजुअलाइजेशन हो गई कि वह व्यक्ति किसी की हत्या करेगा, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए इस बात की संभावना भी है कि वह इससे बच सके। यदि यह ध्यान करे, सजग हो जाए, तो वह इस वृत्ति से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम किसी की हत्या करोगे और यह निश्चित है, तो तुम उसे एक सुझाव दे रहे हो। और सभी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, टेरट रीडर यही काम करते हैं। पहले यदि हत्या की संभावना 99% रही होगी, तो अब 100% हो जाएगी, क्योंकि अब वह व्यक्ति इस ख्याल को स्वीकार कर लेगा। अब उसे पता है कि वह क्या करने वाला है। वह इस ख्याल को बार बार दोहराएगा और यह ख्याल उसके लिए आत्मसम्मोहन बन जाएगा। तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से लोगों का भविष्य बताने के संबंध में कोई काम करता हो, उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह ऐसी बात की भविष्यवाणी कर रहा है जो कि गलत भी हो सकती है। उसे लोगों को भी बताना चाहिए कि यह निष्कर्ष वह केवल वृत्तियों के आधार पर निकाल रहा है और ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। वह लोगों को बताए कि इससे बचा जा सकता है, बचना चाहिए। भविष्य में झांकने का यही तो सारा मतलब है। अब अगर तुम्हें अपनी हत्यारी प्रवृत्ति का पता चल गया, तो बेहोश होकर जीना बंद करो, नहीं तो तुम हत्या करने वाले हो। होश से भरोह चीजों को टाला जा सकता है। और अगर तुम्हें दिखाई दे कि कुछ अच्छा होना वाला है, तो बलपूर्वक कहो कि ऐसा होने वाला है। निगेटिव पक्ष को छेड़ दो, उसे सजग करो ताकि वह निगेटिव से बाहर आ सके। पॉजिटिव को सहारा दो, बलपूर्वक कहो कि ऐसा संभव है। उसे कहो कि पॉजिटिव संभावना को निश्चित करने के लिए वह थोड़ा श्रम करे, नहीं तो शायद उससे चूक जाए। तो नेगेटिव के ऊपर तुम्हें काम करना है ताकि वह न हो पाए, और पॉजिटिव के ऊपर काम करना है ताकि वह हो सके। और इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दो कि कुछ भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, सब संभावनाएं ही हैं।
अगर तुम कुछ नहीं करते तो वे घटित हो जाएंगी। अगर तुम बेहोश तरीके से जीते रहो जैसे कि अब तक जीते रहे हो तो चीजें अपने आप जैसी होनी हैं होंगी। अगर तुम ज्योतिष का उपयोग लोगों को अधिक सजग और ध्यानपूर्ण बनाने के लिए कर सको, अगर तुम लोगों को उनके जीवन के लिए अधिक उत्तरदायी बना सको, उन्हें स्पष्ट कर सको कि भविष्य अभी तक तो घटित नहीं हुआ है लेकिन अतीत उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए अतीत के पंजों से बचने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा, तो तुम लोगों की सहायता कर सकते हो, उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकते हो। नक्षत्र और गर्भाधारण आत्मा की स्वेच्छा से। एक बात समझ ले कि जन्म दोहरी बात है। जन्म का पहला अर्थ तो है गर्भाधारण। ठीक जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन मां के पेट मने गर्भ आरोपित होता है। ठीक जन्म जिसको आप जन्म कहते हैं वह नंबर 2 का जन्म है जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है। अगर हमें ज्योतिष की पूरी खोजबीन करनी हो जैसा कि हिंदुओं ने की थी, अकेले हिंदुओं ने की थी और उसके बड़े उपयोग किए थे, तो असली सवाल यह नहीं है कि बच्चा कब पैदा होता है। असली सवाल यह है कि बच्चा कब गर्भ में प्रारंभ करता है, अपनी यात्रा गर्भ कब निर्मित होता है, क्योंकि ठीक जन्म वही है। इसलिए हिंदुओं ने तो यह भी तय किया था कि ठीक जिस भांति के बच्चे को जन्म देना हो उस भांति के ग्रह नक्षत्र में यदि संभोग किया जाए और गर्भाधारण हो जाए तो उस तरह का बच्चा पैदा होगा। अब इसमें मैं थोड़ा पीछे आपको कुछ कहूंगा। इस संबंध में भी काफी काम इधर हुआ है और बहुत सी बातें साफ हुई हैं। साधारणतः हम सोचते हैं कि एक बच्चा सुबह 6 बजे पैदा होता है, इसलिए 6 बजे प्रभात में जो नक्षत्रों की स्थिति होती है उससे प्रभावित होता है। लेकिन ज्योतिष को जो गहरा जानते हैं वे कहते हैं कि वह 6 बजे पैदा होने की वजह से ग्रह नक्षत्र उस पर प्रभाव डालते हैं, ऐसा नहीं। वह जिस तरह के प्रभावों के बीच पैदा होना चाहिए है उस घड़ी और नक्षत्र को जन्म के लिए चुनता है। यह बिल्कुल भिन्न बात है। बच्चा जब पैदा हो रहा है, ज्योतिष की गहन खोज करने वाले लोग कहेंगे कि वह अपने ग्रह नक्षत्र चुनता है कि कब उसे पैदा होना है, और गहरे जाएंगे तो वह अपना गर्भाधारण भी चुनता है। प्रत्येक आत्मा अपना गर्भाधारण चुनती है कि कब उसे गर्भ स्वीकार करना है, किसी क्षण में। क्षण छोटी घटना नहीं है। क्षण का अर्थ है पूरा विश्व उस क्षण में कैसा है और उस क्षण में पूरा विश्व किस तरह की संभावनाओं के द्वार खोलता है। प्रोफेसर ब्राउन ने एक अध्ययन किया है। वह खुद ज्योतिष में विश्वासी आदमी नहीं थे, अविश्वासी थे और अपने पिछले लेखों में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाई है। लेकिन पीछे उन्होंने खोजबीन के लिए सिर्फ एक काम शुरू किया। मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल्स की उन्होंने जन्म कुंडलियां इकट्ठी की, डॉक्टर्स की, अलग अलग प्रोफेशंस की बड़ी मुश्किल में पड़ गए इकट्ठी करके, क्योंकि पाया कि प्रत्येक प्रोफेशन के आदमी एक विशेष ग्रह में पैदा होते हैं, एक विशेष नक्षत्र स्थिति में पैदा होते हैं। जैसे जितने भी बड़े प्रसिद्ध जनरल्स हैं, मिलिट्री के सेनापति हैं, योद्धा हैं, उनके जीवन में मंगल का भारी प्रवाह है। वही प्रभाव प्रोफेसर्स की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। ब्राउन ने जो अध्ययन किया, कोई 50,000 व्यक्तियों का जो भी सेनापति हैं, उनके जीवन में मंगल का प्रभाव भारी है। आमतौर से जब वे पैदा होते हैं तब मंगल जन्म ले रहा होता है। उनके जन्म की घड़ी मंगल के जन्म की घड़ी होती है। ठीक उससे विपरीत पैसिफिस्ट हैं दुनिया में, जितने शांतिवादी हैं, वह कभी मंगल के जन्म के साथ पैदा नहीं होते। एकाध मामले में यह संयोग हो सकता है, लेकिन लाखों मामले में संयोग नहीं हो सकता। गणितज्ञ एक खास नक्षत्र में पैदा होते हैं, कभी उस नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होते। यह कभी एकाध के मामले में संयोग हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर संयोग नहीं हो सकता।
असल में कवि के ढंग में और गणितज्ञ के ढंग में इतना भेद है कि उनके जन्म के क्षण में भेद होना ही चाहिए। ब्राउन ने कोई 10 अलग अलग व्यवसाय के लोगों का, जिनके बीच तीव्र फासले हैं, जैसे कवि हैं और गणितज्ञ हैं या युद्धखोर सेनापति हैं, और एक शांतिवादी बर्ट्रैंड रसल है, एक आदमी जो कहता है विश्व में शांति चाहिए, और एक आदमी नीत्शे जैसा जो कहता है जिस दिन युद्ध न होंगे उस दिन दुनिया में कोई अर्थ न रह जाएगा। इनके बीच बौद्धिक विवाद ही है सिर्फ, या नक्षत्रों का भी विवाद है? इनके बीच केवल बौद्धिक फासले हैं या इनकी जन्म की घड़ी भी हाथ बंटाती है? जितना अध्ययन बढ़ता जाता है उतना ही पता चलता है कि प्रत्येक आदमी जन्म के साथ विशेष क्षमताओं की सूचना देता है। ज्योतिष के साधारण जानकार कहते हैं कि वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह विशेष नक्षत्रों की व्यवस्था में पैदा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विशेष नक्षत्रों में पैदा होने को उसने चुना। वह जैसा होना चाह सकता था, जो उसके होने की आंतरिक संभावना थी, जो उसके पिछले जन्मों का पूरा रूप था, जो उसकी संयोजित अर्जित चेतना थी, वह इस नक्षत्र में ही पैदा होगी। हर बच्चा, हर आने वाला नया जीवन इंसिस्ट करता है, अपनी घड़ी के लिए अपनी घड़ी में ही पैदा होना चाहता है, अपनी घड़ी में गर्भाधान लाना चाहता है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। जिम्मेदारी के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं। हस्तरेखा विज्ञान के संबंध में भविष्य से कोई संबंध नहीं है। हम तुम्हारे दोनों हाथ काट सकते हैं, फिर भी तुम्हारा भविष्य होगा। हम प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हारी पूरी चमड़ी बदल सकते हैं, फिर भी भविष्य होगा। ये रेखाएं केवल तुम्हारे हाथ मोड़ने के कारण बने हुए निशान हैं। लेकिन हम गैर जिम्मेदार होना चाहते हैं। गहरे में हम चाहते हैं कि कोई हमारी जिम्मेदारी ले, कोई परमात्मा तुम्हारी जिम्मेदारी ले और तुम्हारी तकदीर लिखें। भारत में तुम हाथ की रेखाएं पढ़ते हो, लेकिन कभी तुमने पैर की रेखाएं पढ़ी हैं? तुम उनकी उपेक्षा क्यों करते हो? लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे आदिवासी भी हैं जो हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ते, बल्कि पैर की रेखाएं पढ़ते हैं, और उससे वे सोचते हैं कि वे अंधेरे में अपना भविष्य टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ मूढ़ मान्यताएं हैं, और तुम इसे सब कहीं घटता हुआ देख सकते हो। कई तरह से तुम इसके उपाय करते हो। हम कुंडली तैयार करते हैं और उस कुंडली के अनुसार हम तय करते हैं कि कौन सा पुरुष उपयुक्त है किस स्त्री से शादी के लिए। तुम्हारी सारी कुंडलियां गलत सिद्ध हुई है क्योंकि किसी का किसी से मेल होता दिखाई नहीं पड़ता। मुझे आज तक ऐसा पति नहीं मिला जो पत्नी से खुश है। वह दूसरे की पत्नी के साथ खुश हो सकता है, लेकिन उस दूसरों की पत्नियों से उसकी कुंडली मेल नहीं खाती। मुझे ऐसी एक भी स्त्री नहीं दिखाई दी जो अपने स्वयं के पति से खुश हो। लेकिन बड़े बड़े ज्योतिषी, पंडित, हस्तरेखा शास्त्री, इन लोगों ने तय किया था। एक ज्योतिष था सर्वश्रेष्ठ। उसकी फीस बहुत महंगी थी और प्रतिदिन उसके पास लोगों की भीड़ आती तो अपने बेटों की, बेटियों की शादियों के बारे में पूछती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम बाकी लोगों के भविष्य तय करते हो, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि उसकी पत्नी उसे पीटती थी। उसने कहा, यह सब व्यवसाय है। मैं नहीं जानता कि इन रेखाओं का क्या अर्थ होता है। उनका कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि मैं अपने जीवन भर मेल करता रहा, कोई मेल नहीं होता। लेकिन इस सारे खेल के पीछे एक गहन प्यास है कि अपनी जिम्मेदारी न लेनी पड़े। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, उसने आदमी होने से ही इनकार कर दिया। वह मनुष्य की गरिमा से नीचे गिर गया। एक ज्योतिषी मेरा हाथ देखने के लिए, मेरी कुंडली देखने के लिए बड़ा उत्सुक था। मैंने कहा, मेरे पास कोई कुंडली नहीं है, लेकिन मेरे हाथ तुम देख सकते हो।
लेकिन इससे पहले कि तुम मेरा हाथ देखो, अपना हाथ ठीक से